बाजार बोलता है इसमें एफआईडीआईज के डेटा से शुरुआत करते हैं। हालांकि कल का फिगर कल की मार्केट के साथ ही था। आज का डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट में क्या हुआ है। कल एफआईज 1833 करोड़ की सेलिंग करके गए, डीआईज करीब 2447 करोड़ रुपए की बाइंग करके गए। दोनों को ही शायद नहीं पता था, क्योंकि डीआईज अपने फ्लो में चले ही जा रहे हैं और एफआईज अपने फ्लो में चले ही जा रहे हैं। एनीवेज, आज का डेटा इंपॉर्टेंट होगा एज आई सेड। एक बार देख लेते हैं कि एशियन मार्केट किस तरह से कामकाज कर रहे हैं और अमेरिका कल किस तरह से बंद हुआ। अमेरिका कल 515 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ। शंघाई, हैंगसेंग, निकाई, कोस्पी सभी में अच्छी तेजी, और कोस्पी में तो इंडिया से भी ज़्यादा तेजी देखने के लिए मिले, 6%। वाओ! चलिए उसके भी कारण जानेंगे। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि आज बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो गरवारे हाईटेक करीब 20% ऊपर, गोकुलदास एक्सपोर्ट 20% ऊपर, एवलॉन 20%, कैमलिन फाइन 20%, आईसीआईएल 20%। बहुत दिन हो गए ऐसी स्क्रीन देखे हुए जब 5 काउंटर आपको 20-20% वाले देखने के लिए मिले। नाइस। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर। मन नहीं है लेकिन देख लेते हैं एक बार आज टॉप लूजर्स कौन से हैं। आज भी हैं कोई जो टॉप लूजर हैं, इन लूजर्स को देखना पड़ेगा। एक्मे सोलर 4%, महिंद्रा लाइफ 3.5%, एजीआई, जीनस पावर, चेन्नई पेट्रो, इन सभी में 3-3, 3.25% की गिरावट। समीर सर, फाइनली कई महीनों बाद आज इस तरह की स्क्रीन देखने के लिए मिल रही है जहां पर कि सेंसेक्स में 2000 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी, 20-20% वाले कई सारे शेयर ऊपर। आपने बताया कि मैं भी देख रहा था कि सर डील में बहुत ज़्यादा अगर डेप्थ में जाएंगे तो अभी डेप्थ पढ़ने के लिए कुछ है नहीं। मोटा मोटा पता चला कि भाई हम $500 बिलियन का उनसे इंपोर्ट करेंगे, हम वेनेजुएला और अमेरिका से क्रूड ऑयल खरीदेंगे। हम एक बार डील के पॉइंटर्स चला दीजिए टीम। हम अमेरिका से $500 बिलियन का प्रोडक्ट खरीदेंगे और टैरिफ हमारा घट के 18% आ गया जो कि 50% था। डील तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारत भी अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 0 तक ले आएगा। हालांकि इसकी टाइमलाइन नहीं दी गई है कि कहाँ कितने समय में ये 0 पर करना है। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप जैसा कि बोलते आए हैं, मोदी मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं, पावरफुल लीडर हैं। रूस से तेल खरीदने के लिए भारत तैयार भी हो गया। अब ये भी देखना होगा कि भारत ने इस तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया या नहीं दिया, ये डोनाल्ड ट्रंप ही बोल रहे हैं। भारत तेल खरीद अब अमेरिका और वेनेजुएला से करेगा, ये भी डोनाल्ड ट्रंप लगातार पिछले 2 दिन से बता रहे हैं। अब इस पर इंडिया क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा ये भी देखना बहुत ज़रूरी होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस डील की खास बातें रही हैं। समीर सर, लेकिन इसमें एक चीज़ जो कि मैं आपसे समझना चाहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हम $500 बिलियन का भारत हमसे इंपोर्ट करेगा, और हम जो उनको एक्सपोर्ट कर रहे थे करीब 45-50 बिलियन डॉलर का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट था, जिसको हम बचाने की कोशिश कर रहे थे, बारिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और जो दूसरे प्रोडक्ट से उनको छोड़कर, $50 बिलियन के लिए हम 500 बिलियन की डील कर रहे हैं। सो विवेक जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है ना। इट्स एन अमेजिंग क्वेश्चन। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, क्रूड जो हमारा इंपोर्ट होता है, वी वर गेटिंग फ्रॉम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज। हमें कहाँ से तो क्रूड लेना ही है। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप को खुश कर सकते हैं फ्रॉम इंपोर्टिंग क्रूड या गैस फ्रॉम द यूएस, वो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल चेंज नहीं करेगा, जस्ट लोकेशन ऑफ इंपोर्ट चेंज करेगा, राइट। सो व्हाट प्रोबेबली विल हैपन, जो ये लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ इंपोर्ट, ये $500 बिलियन का जो बोल रहे हैं, विल प्रोबेबली बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ नेचुरल गैस एंड क्रूड। तो वो उतना नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर इंडिया नहीं रहेगा। दूसरा, नाउ क्योंकि हम लोग 18% पे आ गए हैं कंपेयर टू सम अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जहां पे 19-20% है, नॉट मच चेंज। बट जो बिग बेनिफिट रहेगा विल बी, नाउ वी बिकम सिग्निफिकेंटली मोर कंपेटिटिव ऑन मेनी केमिकल या फिर कमोडिटी प्रोडक्ट्स कंपेयर टू जो चाइना कर रही है। बिकॉज चाइना का अभी भी फिलहाल 55 या 60% पे है। सो दैट इज द बेनिफिट दैट इंडिया विल गेट, के वी कैन प्रोबेबली टेक सम मार्केट फ्रॉम द चाइनीज, और चाइना का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है, तो वो ट्रेड बैलेंस में थोड़ा सा रहेगा। बट यस, हमारा क्रूड इंपोर्ट बढ़ेगा यूएस से, सो इट जस्ट रिड्यूस मींस कि शायद यूएई या फिर रशिया से या फिर
कहीं और से जो हम ले रहे थे वो कम हो जाएगा, सो दैट डजंट चेंज द डायनामिक्स फॉर इंडिया। सो उतना नेगेटिव नहीं है। दूसरा आपने कहा ही ना, बहुत अच्छी बात है कि आज हमको स्क्रीन पे दिख रहा है 20% स्टॉक्स अप। पर अगर आप थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे आपका चार्ट, तो हाँ ये 20% अप भी, द स्टॉक्स आर स्टिल ट्रेडिंग एट 30% या 40% बिलो इट्स लाइफ टाइम हाई। एग्जैक्टली। करेक्ट। सो अभी भी अपॉर्चुनिटीज है ये हाँ कंपनीज में। क्यों सर्किट है? बिकॉज पीपल फील के इफ एक्सपोर्ट्स ऑन, गोकुलदास जो इतना बड़ा एक्सपोर्टर था, आई जस्ट टॉक अबाउट वन कंपनी, अगर व्हाट दे हैड डन इज दे हैड शिफ्टेड सम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग टू श्रीलंका, टू बांग्लादेश, जहां पे भी उनके प्लान्स थे, फॉर द यूएस मार्केट, एंड दे वर गोइंग टू यूज द डोमेस्टिक प्लान्स फॉर अदर एक्सपोर्ट्स। नाउ दे, वो उनको करना जरूरी नहीं है, प्लस उनको दोज प्लान्स एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। सो इट सेव्स देम कैपिटल इन द इनिशियल पार्ट। तो वो बेनिफिट देखते हुए आई थिंक दी स्टॉक्स आर बाउंसिंग बैक, एंड लाइक आई सेड कि दे आर स्टिल सिग्निफिकेंटली बिलो इट्स। डोंट बी सरप्राइज कि आपको एक और दिन 20% ऊपर ये सब स्टॉक्स देखे, बिकॉज कहां से कहां तक आए थे, दिस इज जस्ट अ रिटर्न टू वेयर दे आर। बट अभी भी लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर हम ब्रॉडर मार्केट देखें, करेक्शन काफी स्टार्क रहा है। स्टॉक्स अभी भी ये बारिंग दिस एक्सपोर्ट सेक्टर, अभी भी दूसरे सब स्टॉक्स, डोमेस्टिक फेसिंग स्टॉक्स 52 वीक लोज पे है। बट अगर इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गया एंड नॉर्मल सी स्टार्ट रिटर्निंग टू इंडियन ऑपरेशंस, जो एक्चुअली लास्ट 2-3 मंथ्स में स्लो डाउन हुए थे, तो वो इकोनॉमिक साइकिल अगेन स्टार्ट सीइंग अ थिंग, तो फिर डोमेस्टिक फेसिंग कंपनीज को ऑलरेडी काफी गवर्नमेंट ने बेनिफिट दी थी, that benefit will start trickling to more aggressively, and then Indian facing companies को भी re-rating हो सकती है। तो don't just focus only on export। हाँ, आज का दिन ठीक है, रखिए focus, but look at the fact that there are so many other companies in the value chain who cater to India, जिसको ये सब benefits आएंगे। So maybe a yarn supplier जो domestic market में supply करता है, या I'm saying look across the value chain, and वहां पे अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। आज क्या हुआ है, वो लो हैंगिंग फ्रूट जो था वो बढ़ गया है। The slightly more complicated and difficult to understand businesses still have a lot of opportunity to invest. So don't just get carried away by the top 10 names or something. बिल्कुल ठीक है सर। यही चीज़ एक्चुअली दर्शक देखना चाहते थे, निवेशक देखना चाहते थे अपनी स्क्रीन पर, कि 10 स्टॉक्स को देख देख के लोग तंग आ गए थे 1.5 साल में, कि केवल 10 स्टॉक्स देखते थे, स्क्रीन पर उन्हीं में उठापटक हो जाती थी। निफ्टी 24,000 का 26,000, 26,000 का 24,000, और जब वो 26,000 से 24,000 देखते थे तो उनके पोर्टफोलियो तो और 10-10% डाउन हो जाते थे। लेकिन जब वो 24 से 26,000 देखते थे तो उनके पोर्टफोलियो में कुछ होता नहीं था। तो इस चीज़ से तो थोड़ी शायद मुक्ति मिल जाए। बिल्कुल सही सर। लेकिन मैं कुछ एक सेक्टर्स पर सर बात करूंगा, जहां पर कि एक्सपोजर जिन सेक्टर्स का यहां पर अमेरिका में है, ख़ासतौर से पहले मैं आईटी से शुरुआत करता हूं, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि 60 to 80% तक के ब्रैकेट में आती हैं, अमेरिका से अर्न करती हैं। फॉर एग्जांपल बिरला सॉफ्ट 85% उनका एक्सपोजर यूएस से है, एम्फेसिस 81%, जेंसार एचसीएल ऑलमोस्ट अबव 60%, विप्रो अबव 60%, इन्फोसिस टीसीएस ऑलमोस्ट 62%, टेक महिंद्रा और कोफोर्ज मोर देन 50%। सर इन सभी आईटी कंपनीज में वैसे तो टैरिफ का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, लेकिन एक फियर फैक्टर जरूर था कि हाँ कभी भी डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसी नीति बना सकते हैं। इमिग्रेशन को लेकर वो पहले ही बना चुके थे, वीज़ास को लेकर बना चुके थे, तो कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्टली थोड़ा सा हिट तो लग रहा था। लेकिन क्या ये फियर फैक्टर अब हटेगा? ये कंपनियां खुल के अपनी गाइडेंस दे पाएंगी और चल पाएंगी? जी बिल्कुल नहीं। तो आपने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया था कि देयर वाज नो टैक्सेस पुट ऑन आईटी सर्विस कंपनीज। जो एक प्रॉब्लम था कि इंडिया में क्या है कि ऑफशोरिंग जब यूएस कंपनीज करते तो इंडिया का लेबर कॉस्ट कम रहता है, बिकॉज ऑफ विच वी आर गेटिंग बेटर प्राइसिंग, तो दीज कंपनीज वर डूइंग वेल। और हम क्या करते थे, हमारे यहाँ से इंजीनियर्स यूएस भेजते थे, हु वी कुड हायर एट अ मच लोअर रेट देन हायरिंग समबडी इन द यूएस। वो फैक्टर चेंज नहीं हुआ। इट इज नॉट कि H1B वीजा खुला हुआ है। सो इज दैट फैक्टर गोइंग टू चेंज? नहीं। थर्ड, why I'm saying IT companies will not be able to give, क्योंकि IT कंपनीज का ग्रोथ क्यों स्लो डाउन हुआ था?
बिकॉज इंडियन आईटी कंपनीज का फोकस रहा था कि वी विल चार्ज यू बिलिंग आवर्स फॉर सर्विस रेंडर्ड बाय इंडियन कंपनी, बाय इंडियन एम्प्लॉय। यूएस में इतना एआई का चेंज आ रहा था कि द रिक्वायरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स वर्क बाय पीपल वो कम हो रहा था। तो वो फैक्टर नहीं चेंज होता है क्योंकि इंडिया और यूएस का ट्रेड डील साइन हुआ है। सो टुडे यू आर सीइंग अ स्लाइट अपटिक इन आईटी कंपनीज, बट टू थिंग्स। एक, आईटी कंपनीज के ग्रोथ अर्निंग्स चेंज नहीं होने वाले रैपिडली। सेकंड, इंडिया को एआई में ज्यादा फोकस देना चाहिए। थैंकफुली ये बजट एज काफी पॉइंट्स पे डिसअपॉइंटिंग थे, पर एक पॉइंट पे बहुत पॉजिटिव था कि इन्वेस्टमेंट इन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया विल गेट अ टैक्स ब्रेक टिल 2047। अगर इंडियन कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट करती है, दे कैन गेट इन्वेस्टर्स फ्रॉम अब्रॉड into them, and because of the tax benefits, and they are able to service the AI infrastructure and earn a revenue, वो एक बेनिफिट रह सकती है। बट दैट इज गोइंग टू टेक टाइम टू प्ले आउट। इमीडिएटली कुछ नहीं होने वाला है। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है, आई डोंट थिंक इंडिया गियर्ड अप है उसके लिए। उसको 2-3 साल तो जाएंगे वो पावर सेटअप करने को, वो ट्रांसमिशन करने को, क्योंकि ऑल ऑफ दिस रिक्वायर्स ह्यूज पावर जो इंडिया में अभी सरप्लस में नहीं है। तो वी कैनॉट जस्ट से कि क्योंकि गवर्नमेंट ने ये टैक्स हॉलिडे दे दिया है कि नेक्स्ट 1 ईयर में सब कुछ हो जाएगा और इंडियन आईटी कंपनीज भाग जाएंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस। बट आई एम नॉट कन्विंस कि इंडियन आईटी अभी भी एक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आ सकती है। हाँ, एक चीज हो सकता है, क्योंकि ये बायबैक का टैक्सेस में चेंजेस हुआ है, मे बी इंडियन आईटी कंपनीज बिकॉज उनकी कैश फ्लो इतनी स्ट्रांग है, अनाउंस अ फ्यू मोर बायबैक्स। बिल्कुल ठीक है सर। अगला सेक्टर लेते हैं सर। अगला सेक्टर फार्मा, जहां पर कि अगेन टैरिफ का कोई डर नहीं था, क्योंकि टैरिफ वो लगा ही नहीं पा रहे थे फार्मा कंपनीज पर, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये जरूर जता रहे थे कि किसी भी दिन मैं फार्मा पर कुछ ना कुछ कर सकता हूं। वो डर हालांकि इन्वेस्टर को ज़्यादा लग रहा था, शायद कंपनीज को नहीं लग रहा था, क्योंकि कंपनीज को पता है कि उनकी दवाइयाँ बिकनी ही, उनकी दवाइयों के बिना अमेरिका नहीं चल सकता था। ये कुछ एक कंपनीज हैं जिनके कंट्रीब्यूशन है कुल सेल्स में अमेरिका का। ग्रैन्यूल्स का सबसे बड़ा एक्सपोजर 66% दे अर्न फ्रॉम अमेरिका। ग्लैंड फार्मा, अरविंदो, जाइडस लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज, बायोकॉन, ल्यूपिन, इन सभी के जो एक्सपोर्ट यूएस से रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 40 to 54% है। उसके बाद लार्ज कैप कंपनीज में सन फार्मा, सिप्ला, जिनके अराउंड 30% रेवेन्यूज यूएस से आते हैं। एलेम्बिक, ग्लैंडमार्क, अजंता, एल्कम, डिविस और टोरेंट फार्मा का सबसे कम आता है। सर, फार्मा कंपनीज के लिए अगर मैं इसको पॉजिटिवली कुछ ढूंढूं, नेगेटिव तो नहीं है ऑफ कोर्स कि डील साइन हो गई, लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव ढूंढूं तो कुछ है क्या? अगेन, फार्मा पे कुछ लगा नहीं था पहले से भी, सो ऑब्वियसली देयर इज नो दिस थिंग। बट मैं आई वुड लाइक टू ऑल्सो से वन मोर थिंग कि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि फार्मा पे शायद कुछ नहीं लगेगा, बट डोनाल्ड ट्रंप इतने वॉलेटाइल इंसान है। साउथ कोरिया के साथ डील करने के बाद वो वापस थ्रेटन कर रहे हैं कि वी विल हाइक दी टैरिफ्स। तो उन्होंने ऑलमोस्ट अ ईयर अगो कहा था कि विद इन 1 ईयर वी विल कम अप ऑन सम सॉर्ट ऑफ टैरिफ्स ऑन द फार्मा सेक्टर, अगर फार्मा कंपनीज यूएस में इन्वेस्टमेंट सेटअप नहीं करती है। सो ये रिस्क रहेगा, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, बिकॉज ही में इंडिविजुअली एक सेक्टर पे कुछ भी कर सकते हैं जस्ट टू ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग इनटू द यूएस। ही मे हैव अ ट्रेड डील विद इंडिया, बट अगर वो पूरे सेक्टर पे टू प्रोटेक्ट अमेरिकन कंज्यूमर या ऐसा कुछ करता है तो वो ट्रेड लास्ट वो एक लगा सकते हैं, जैसे कि स्टील पे है, ऑटो एंसिलरीज पे है, ऑटो पे है। ही कैन ऑलवेज डू सेक्टर स्पेसिफिक इवन इफ ट्रेड डील इज देयर विद कंट्रीज। तो वो एक रिस्क अभी भी रहेगा। दूसरा, आपने ऑल्सो वेरी राइटफुली सेड कि यूएस में जो इंडियन फार्मा सप्लाई होती है वो इतनी लो कॉस्टिंग है कंपेयर टू जो यूएस में प्रोड्यूस होती है या फिर यूएस कंपनी सेल करती है। तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू अफेक्ट दैट मच, क्योंकि अगर वो टैरिफ लगाते भी है, लेट्स अज्यूम ही पुट्स अ 30% टैरिफ ऑन फार्मा मेडिसिन कमिंग टू द यूएस। वी आर जो हमारी जेनेरिक्स है, ब्रिंग अ मार्केट फ्रॉम 500 बिलियन टू 50 बिलियन, या फिर
1 बिलियन, हम वो मार्केट इतना क्रैश करते हैं वो पर्टिकुलर मेडिसिन का, बिकॉज आवर वी आर सेलिंग एट सो मच ऑफ अ लोअर रेट कि ठीक है, थोड़ा 30% इम्पोर्ट ड्यूटी आएगा तो आई थिंक ऑल द फार्मा कंपनीज विल इंक्रीज द सेलिंग प्राइस बाय 30%। एट द एंड ऑफ द डे कौन भरेगा? इंश्योरेंस कंपनी। यूएस में तो इंश्योरेंस कंपनीज पे फॉर मेडिसिन ऑल्सो। सो इज इट गोइंग टू अफेक्ट नेगेटिवली दीज फार्मा कंपनीज? बिल्कुल नहीं। नेगेटिव ओवरहैंग रह सकता है, यस इट कैन रिमेन। बट अगेन नाउ कंपनीज लाइक सन फार्मा जो स्पेशलिटी केमिकल्स करती है, मीनिंग स्पेशलिटी ड्रग्स नॉट केमिकल्स, स्पेशलिटी ड्रग्स मीनिंग ब्रांडेड जेनेरिक्स, वहां पे कुछ नेगेटिव स्लाइट इम्पैक्ट आ सकता है। बट द रेस्ट ऑफ इट जो प्योर जेनेरिक्स भेज रहे, आई डोंट सी इट एज अ मेजर कंसर्न। एंड सम कंपनीज आर ऑलरेडी सेटिंग अप, जैसे लुपिन ने अनाउंस किया कि दे सेटिंग अप सम प्लांट। आई थिंक सन फार्मा ने भी कुछ गाइडेंस दिया था कि दे वर लुकिंग टू पुट समथिंग अप इन द यूएस। तो इंडियन कंपनीज थोड़ा कुछ उधर रख के अगर वो डोनाल्ड ट्रंप को अपीस कर सकते हैं, दे विल डू इट एंड दे विल कंटिन्यू ऑपरेशन। सो मेजर नेगेटिव नहीं है। सेंटिमेंट कैन चेंज बट फंडामेंटली अर्निंग्स में ज्यादा चेंज नहीं आएंगे। फंडामेंटली अर्निंग्स में ज़्यादा चेंज नहीं आएंगे। और सर ने बताया कि कौन कौन से मतलब जो कंपनीज़ हैं या जो कौन कौन सी वर्टिकल है फार्मा में, जहाँ पर कि आपको थोड़ा सा एक सेग्रीगेट करके बताया सर ने कि कहाँ कहाँ पर आपको ज़्यादा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा ऑन द पॉजिटिव साइड। नेगेटिव साइड तो कुछ ऑफ कोर्स है ही नहीं। लेकिन सर कुछ एक मिड कैप कंपनीज जहाँ पर खास तौर से अब टेक्सटाइल पर आता हूँ, कुछ जो हार्ड कोर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज थी जिनको हिट लगा ही था, उसमें जो टेक्सटाइल कंपनीज थी, फॉर एग्जांपल वेल्सपन लिविंग, ट्राइडेंट, गोकुलदास एक्सपोर्ट, अवंती फीड्स, इंडोकाउंट, केपीआर मिल, एलटी फूड और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। हालांकि उसका सप्लाई जो होता है वो यूरोप से होता है तो इसलिए वहाँ की ट्रेड डील ज़्यादा उनके मायने रखती है। लेकिन सेजिलिटी एक कंपनी है जो कि 100% रेवेन्यू अपना यूएस से अर्न करती है। ऐसी कंपनीज में चूंकि एक हमने सेल ऑफ बहुत तेज देखा था ज़्यादातर कंपनीज में, इनमें से यूएस की ट्रेड डील नहीं होने की वजह से, और जैसे जैसे डिले हो रही थी इन काउंटर्स पर वैसे वैसे सेलिंग बढ़ती जा रही थी। बजट से थोड़ा सा बूस्टर देने की कोशिश की थी बाजार ने, माफ़ कीजिएगा गवर्नमेंट ने, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो ट्रेड डील्स हैं यूरोप वाली भी और अमेरिका वाली भी, ये मिलकर इन कंपनीज को इनके ऑल टाइम हाइज या नए हाइज की तरफ ले जा सकती हैं, या अभी ये केवल रिकवरी होंगी जैसा आज 20-20% का बाउंस मिला है, या उसके बाद फिर शांत पड़ जाएंगी? तो ऑल टाइम हाइस थोड़ा मुश्किल लग रहा है। रिकवरी इन द इनिशियल फेजेस अभी आई से कि नेक्स्ट 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में यू विल सी दी स्टॉक्स मूविंग अप फ्रॉम हियर। जो करंट लेवल्स आज 20-20% भी ऊपर है, आई थिंक ये आफ्टर टुडे यू विल नॉट सी दिस प्राइस अगेन, यू विल प्रोबेबली सी देम ऑल हायर देन वेयर दे आर टुडे। ओके, स्पेशली टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, ट्राइडेंट, गोकुलदास, इंडोकाउंट, वर्धमान टेक्सटाइल, वेल्सपन जो आपने कहा था, all of these counters will be significantly higher. But will it go to lifetime high? नहीं, क्योंकि एक तो ईयू और इंडिया का डील रैटिफाई होने में टाइम लगेगा। सो इज इंडियाज एक्सपोर्ट टू ईयू और टेक्सटाइल्स गोइंग टू इंक्रीज इमीडिएटली? नहीं, वो नेक्स्ट ईयर देखेंगे। इंडिया और यूएस का जो agreement is valid as of today, so obviously वहां से बाउंस बैक आएगा immediately, so these companies will benefit। and like I said कि ये जो bottom बन गया है, I think bottoms बन चुके हैं। and today also जो I'm specifically saying कि आज का जो high point है will probably not be seen again, meaning that will become a low kind of। तो पॉजिटिविटी रहेगी ये सब काउंटर्स में। न्यू हाई मे बी 2 years डाउन द लाइन, नॉट राइट अवे। और अगर एक सैगिलिटी की बात करें, यू हैड मेंशन्ड कि वो 100%, तो वी स्टडी द कंपनी बट उसमें डिटेल नहीं है मेरे पास, बट वो स्टॉक एक्चुअली करेक्ट नहीं हुआ था। इट वॉज barely ऑफ द 52 week high, and that is because I think they do something with the medical side, pharma side, on टेक्नोलॉजी। सो वो उतना करेक्ट नहीं हुआ था, सो डोंट एक्सपेक्ट अ मेजर रन अप देयर। आई मीन आई डोंट स्टडी दैट कंपनी, बट टेक्सटाइल्स में यस आई डू बिलीव कि वहां पे रन अप ज्यादा होगा। अब हम अनफॉर्चुनेटली इंडिया डजंट हैव टू मेनी लिस्टेड प्लेयर्स हु आर गोल्ड आई मीन ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स। ज्यादातर जो लिस्टेड कंपनीज है मोर डोमेस्टिक मार्केट फेसिंग है। वन और टू कंपनीज दैट डू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ज्वेलरी, बट आई डोंट नो हाउ मच उनके एक्सपोर्ट्स है, सो आई डोंट वांट टू कमेंट। बट गारमेंट टेक्सटाइल इज द वन सेक्टर दैट इज इमीडिएट मैन्युफैक्चर टुडे।
बिल्कुल ठीक है सर। सेजिलिटी में ऑफ कोर्स इनका 100% रेवेन्यू यूएस से आता है, लेकिन इनके काउंटर पर उस तरह का मूव नहीं था क्योंकि ये कंपनी अनस्कैश चल रही थी। मेरी इनके कंपनी के एमडी से भी बात हुई थी, वो हमारे शो में आए थे और उन्होंने बताया था कि हमारी कंपनीज को ऐसा टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है, उनको तो वहाँ के हेल्थ केयर बिल से थोड़ा सा इम्पैक्ट था। लेकिन कहीं ना कहीं एक मार्केट इस तरह से रीड करता है कि इस कंपनी का 100% रेवेन्यू यूएस से आता है, तो कहीं ऐसा नहीं तो नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का मूड बिगड़ा और किसी दिन कंपनी मिड कैप की कंपनी है, ज़्यादा पेन भी नहीं झेल पाएगी, तो थोड़ा सा लोग इस फियर से किसी कंपनी के साथ नहीं जुड़ते हैं। सर ये फियर हटा है क्या कि अब जो मिड कैप कंपनीज में जो फियर था कि ये कंपनियां झेल ही नहीं पाएंगी अगर डोनाल्ड ट्रंप थोड़े भी रिजिड हो गए, ये फियर आज हट गया, मान लें? डेफिनेटली वो फियर हट गया विवेक, बट मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, आपने जो राइटफुली कहा कि लोग डरते हैं कि ये कंपनी का 100% रेवेन्यू आता है यूएस से। I think it is very important to differentiate from just looking at data points जो ऐसे देखते हैं versus what the business model is, right? जो नॉविस इन्वेस्टर्स होते हैं ये सब डेटा देखते हैं और फिर पैनिक में आते हैं। जो सीजन्ड इन्वेस्टर्स है अगर वो बिजनेस स्टडी करते हैं, दे ऑल्सो नो व्हाट इज द रिस्क ऑफ समथिंग हिटिंग देम लाइक दैट, राइट? अभी फार्मा में एक साल से डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा, बट व्हाई इज द ये स्टॉक्स इतना करेक्ट क्यों नहीं हो रहे? फॉर द सिंपल रीजन दैट स्मार्ट मनी रियलाइजेस कि अगर होता भी है तो ये कंपनीज अपना जो कॉस्ट टैरिफ रहेगा दे विल पास इट ऑन, दे आर नॉट गोइंग टू अब्सॉर्ब इट। इवेंचुअली यूएस इंश्योरेंस कंपनीज आर गोइंग टू पे फॉर इट। तो दैट इज द डिफरेंस। तो नॉट नेसेसरी कि क्योंकि कोई कंपनी का 100% रेवेन्यू है तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऑर्डर पास करेंगे तो वो हिट होगा। बिकॉज मेनी ऑफ दी सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करती है अगर वो प्रोवाइड करना बंद कर दे या फिर दे इंक्रीज their कॉस्ट, अनफॉर्चुनेटली जो उनके कस्टमर्स है विल हैव टू अब्सॉर्ब इट, इट विल बी द। आज सिंपली पुट मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे पास इंडिया में 110% इंपोर्ट ड्यूटी है कार्स पे। हम मुझे अगर मर्सिडीज चाहिए तो वो मर्सिडीज नहीं भरती है इंपोर्ट ड्यूटी, वो समीर दलाल अगर मर्सिडीज लेगा वो समीर दलाल भरेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सेम थिंग विल हैपन इन द यूएस इफ Donald Trump imposes import duties on something that is of जो is a service required. This that payment will come eventually from US customer, not from India, not from US government, not from Indian government. So that is आप please study business models. See yes कितना exposure है, but that is just a data point. But if business is not going to get hit by noise, then that doesn't mean कि अगर आवाज आएगा ठीक है, जब गिरता है तो it's a better opportunity to buy. राइट, बिल्कुल ठीक है सर। सर आज जिस तरह से श्रिम्प कंपनीज हो गई, टेक्सटाइल हो गई और लेदर गुड्स कंपनीज हो गई, इनमें कोई आपकी पसंद है कि चलो ठीक है ये गिर बहुत गए थे, या ये इन पर्टिकुलर काउंटर्स में कोई पर्टिकुलर जो आपकी स्टडी में आते हो कि ये काउंटर्स थे, ये ठीक हैं? तो विवेक जी मेरे पास दो इन्वेस्टमेंट्स है, ये दो जो आज बात की है, एक गोकुलदास में है और एक ट्राइडेंट में है। ओके। वर्धमान एक स्टडी कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट बॉट इट, सो कांट आई मीन, बट वी रिमेन क्वाइट पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव लॉन्ग टर्म ये दोनों काउंटर्स पे फ्रॉम द दिस थिंग फ्रॉम द गारमेंट स्पेस। अभी आप देखें तो एक्चुअली माय फोकस फ्रॉम, अगर आपके साथ में काफी टाइम से बात करता हूँ, तो बिल्कुल। माय फोकस इज ऑन इंडिया फेसिंग कंपनीज, कंपनीज जो इंडियन ऑपरेशंस, इंडियन कस्ट्यूम कंज्यूमर, इंडियन कंज्यूमरिज्म है, उस ग्रोथ पे हमारा फोकस काफी रहा है। मेरा वो स्टांस अभी भी चेंज नहीं हुआ है। ये सब वन डे न्यूज, टू डे न्यूज, सब लोग बात करेंगे, स्टॉक्स मूव होंगे, ऑल एक्साइटमेंट कम्स, बट दैट इज नॉट हाउ यू शुड बेस योर इन्वेस्टमेंट थियरी, राइट? इन्वेस्टमेंट्स आर डन विद अ स्ट्रक्चरल, की स्ट्रक्चरली क्या चेंज हो रहा है। तो एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है फॉर इंडिया, इसकी बजट में क्या हुआ है। तो बजट के थोड़े डिसअपॉइंटमेंट्स है, थोड़े से अच्छे चीज है। जो अच्छे चीज है कि डिफेंस बजट बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड्स बढ़े हैं, रेलवेज में दे आर गोइंग टू इंक्रीज स्पेंड, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इवेंचुअली गोइंग टू लीड टू जॉब क्रिएशंस इन इंडिया। तो वो एक है जो मिस हो गया शायद गवर्नमेंट से,
ज्यादातर लोग अनफॉर्चुनेटली एसटीटी पे ही बात करते हैं, बट द बिगेस्ट मिस इन दिस बजट इफ यू आस्क मी, कि सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर आप 12.75 लाख रुपी सैलरी इनकम अर्न करते हैं तो योर टैक्स इज जीरो। अगर आप 13 लाख रुपी सैलरी इनकम अर्न करते हैं तो यू हैव टू पे 63,000 रुपीज टैक्स, बिकॉज आपको वो 75,000 ऑफसेट मिलता है, बट बाकी के आपके स्लैब। सो व्हाट शी कुड हैव डन इन दिस बजट टू पुश कंज्यूमरिज्म अ लिटिल मोर was probably वो 4 lakhs to 8 lakhs, 8 lakhs to 12 lakhs जो था, would have shifted it up to 5 lakhs and 10 lakhs and 15 lakhs। अगर वो ऐसा कुछ करती थी, आई थिंक पीपल वुड हैव इग्नोर्ड जो एसटीटी चेंजेस आए हुए थे एंड ऑल ऑफ दैट, इन द मार्केट वुडंट हैव रिएक्टेड एज नेगेटिव। बट उन्होंने ये एक बहुत बड़ी स्टेप शायद मिस की है जो बजट में लोग बात नहीं कर रहे। बट हैविंग सेड दैट, एटलीस्ट जो गवर्नमेंट केपेक्स आ रहा है जो बढ़ रहा है, इट्स कंस्ट्रक्टिव स्पेंड ऑफ द गवर्नमेंट जो आ रहा है, will lead to job creation, and I still feel कि India facing domestic consumption story in the next 2 years will give the highest returns compared to any export oriented business like textiles or anything, जहाँ पे वापस भी कुछ भी चेंज हो सकता है, but India as a country is going to grow। We are in the right place, and जो सब benefits last year आए हैं, they are all going to start having massive impacts in economy in the next 2 years। इसी बीच एक और खबर आ रही है कि साउथ कोरिया के ऑटोमोबाइल्स पर जो टैरिफ है वो यूएस ने 15% से बढ़ाकर 25% कर दिया, और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो टैरिफ बढ़ाया गया है वो कोरिया का जो लेजिस्लेचर है, इन्होंने फेलियर टू एनेक्ट ए ट्रेड एग्रीमेंट विच वाज डन ऑन 27 जनवरी 2026। मतलब सर ये देखिए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप करते रहते हैं डील करने के बाद भी, जिस तरह से लोगों, मतलब कोई कंट्री चैन से नहीं सो सकता कि हमने अमेरिका के साथ डील कर ली है तो अब हम ठीक हैं। वो किसी भी दिन उनका किस चीज़ पर मूड ख़राब होगा वो निकलेगा टैरिफ पर, ये साफ तौर पर दुनिया देख चुकी है। अब ये आज एक तो कोरियन मार्केट में इतना तेज उछाल देखने के लिए मिल रहा है, दूसरा ये डोनाल्ड ट्रंप का नेचर। डोनाल्ड ट्रंप शायद ये दूसरे देशों को जिनके साथ डील कर चुके हैं उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपने कुछ भी मेरे साथ डील करने के बाद कुछ धोखा देने की या मेरी शर्तों पे ना चलने की जरूरत की तो मैं क्या कर सकता हूं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं कोरिया की पिक्चर से। इस मैसेज को इंडिया के लिए भी माना जाए सर? एब्सोल्युटली, जो आपने कहा वो एब्सोल्युटली ट्रू है, वो एक एग्जाम्पल बना रहे हैं। और दूसरा जो भी आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत वॉलेटाइल है, वो व्हाट ट्रिगर्स हिम, व्हाट ही डज, बट मार्केट अभी ये सब थोड़ा सा डिस्काउंट करने लग गए हैं। मार्केट इज ऑल्सो इन द लास्ट 1 year बिकम मोर रेजिलियंट एंड स्मार्टर, आई विल से। क्योंकि सब लोग को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ये सब करते हैं, एंड देन विद इन 1 month वंस दैट पर्सन फॉल्स इन लाइन, या फिर उनका मूड थोड़ा सा बेटर चेंज हो जाता है, ही गोज बैक टू नॉर्मल सी। सो वॉलेटाइल, आई मीन, आप अपने इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स यू कांट बेस्ड ऑन दिस डे टू डे न्यूज एंड डे टू डे इंफॉर्मेशन जो ट्रूथ सोशल पे आता है। यू बिल्ड इट ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। Is it a message? Yes, it is. Should we worry too much about it? No, I don't think so. I think यहाँ पे ये मार्केट, विवेक जी, आई हैव बीन सेइंग फॉर द लास्ट 3 weeks 4 weeks, जब हम बात करें कि इतने स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं स्पेशली स्मॉल और मिड कैप में, अगर आप कॉन्ट्रा इन्वेस्टर बन के इन्वेस्ट ये टाइम पे नहीं करेंगे, आप कभी लॉन्ग बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। आप सिर्फ मोमेंटम ट्रेडिंग करोगे, आप 10% 12% लेके खुश हो तो वेरी गुड, बट इफ यू वांट टू गेट मल्टीपल रिटर्न्स, यानी कि स्टॉक मल्टीप्लायर, जो स्टॉक्स गिरे हैं को आइडेंटिफाई करिए, उनमें इन्वेस्ट करिए फ्रॉम अ 3 year परस्पेक्टिव। मैं आपको बोलता हूँ आपको यहाँ से डबल ट्रिपल रिटर्न्स मिलेंगे ऑन सम ऑफ दीज काउंटर्स। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल ऑन द काउंटर्स, बट दिस इज द टाइम टू मेक इन्वेस्टमेंट्स। दिस इज नॉट अ टाइम टू शाई अवे फ्रॉम मिड एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप में यस अभी भी थोड़ा नेगेटिविटी रहेगा क्योंकि एफआई सेलिंग है, वो एकदम से खत्म नहीं होने वाला है। But having said that, I think market 2 years from today, across the board, large, mid, small, all will be high. बिल्कुल ठीक है सर। सर बस लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो आपने 2 काउंटर्स बताए थे अपने गोकुलदास एक्सपोर्ट और ट्राइडेंट, जो आपकी स्टडी में भी थे, उनके अभी अपसाइड बचे हैं? जिन लोगों के उनमें अभी अपसाइड बचा है सर, और बचा है तो कितना बचा है? क्योंकि आज तो काउंटर एक 20% ऊपर, एक 11% अप है, तो इन दोनों में कितने अपसाइड देख रहे हैं?
तो अगर मैं 2 years व्यू की बोलूं, तो आई थिंक इन 2 years टाइम गोकुल दास विल मेक अ न्यू लाइफ टाइम हाई। ओके, ओके। सो यू कैन अज्यूम 1200 के ऊपर। ट्राइडेंट का लाइफ टाइम हाई 71 है, वो अभी नहीं आने वाला है। Trident probably could move up to 45, 50, 45 maybe in 2 years time. I think 45 ही थोड़ा मुश्किल रहेगा, 42, 43 based on what we have assumed. तो यहाँ से maybe another 40% up in 2 years, तो 20% केगर, 17% केगर रिटर्न मिल सकता है ये स्टॉक पे यहाँ से। बिल्कुल ठीक है। सभी सर, थोड़ा सा अगर टाइम हो तो एक दो चीज़ें और डिस्कस कर लूँ, हालांकि मुझे पता था कि ये थोड़ा सा एंड पॉइंट है। टाइम अगर नहीं है नहीं, तो। श्योर नहीं है। ओके। सर, दो एक चीज़ें और मैं एक दो चीज़ें पता करना चाह रहा था। ये जो एनर्जी को लेकर जो इंडिया बात कर रहा है कि हम अब क्रूड ऑयल उनसे बाय करेंगे, वेनेजुएला और अमेरिका से बाय करेंगे, जो अमेरिकन साइड ने बोला, ये इंडियन साइड ने अभी नहीं बोला है कि हाँ हम पक्का मान ही गए हैं। हमने ये ज़रूर बोला हमारी कुछ कंपनीज़ ने कि हम रशिया से क्रूड ऑयल बाय नहीं कर रहे हैं आजकल। फॉर एग्जांपल रिलायंस ने बोला था, एमआरपीएल ने भी बोला था, तो कुछ एक कंपनीज़ ने इस तरह के स्टेटमेंट दिए थे। सर, आप ये बताएं कि ये डायनेमिक्स, अगर हम रशिया से जो डिस्काउंट ले रहे थे, एक तो हमें वो डिस्काउंट शायद नहीं मिले, दूसरा कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है टू इंपोर्ट क्रूड फ्रॉम रशिया, वो शायद कम होती, क्योंकि रशिया उतना दूर नहीं है जितना कि अमेरिकन रीजन और वेनेजुएला है। तो क्या इससे हमारी कंपनीज के मार्जिन श्रिंक होंगे क्या, ऑयल कंपनीज के? जी नहीं, आई डोंट थिंक दे वर श्रिंक। ओके, फर्स्ट थिंग, जो रशियन क्रूड आता था, जो उनको ट्रैवल करना पड़ता था, द डिस्टेंस विल बी वेरी सिमिलर, इफ मे बी 10% ज्यादा यूएस का क्रूड या वेनेजुएलियन क्रूड को ट्रैवल करना पड़ेगा कंपेयर टू रशियन। क्योंकि अगर आप रशिया का क्रूड देखें, नॉर्थ से जो आता है, इट आइदर हैज टू कम ऑल द वे अराउंड फ्रॉम द ईस्ट और इट हैज टू कम फ्रॉम द वेस्ट। तो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज वेरी लार्ज। तो आई डोंट थिंक वो ज्यादा चेंज होने वाला है। एंड कॉस्टिंग ऑफ रशियन क्रूड भी जो डिस्काउंट था एक्चुअली ओवर द लास्ट से 4-5 मंथ्स, वो 5-10% से पहले जो मिलता था 15% से कम डाउन टू 2-3%। तो यस, 2-3% जो डिस्काउंट है शायद कम मिलेगा। बट देन वेनेजुएलन क्रूड जो है इज अ वेरी स्टिकी क्रूड। अगर आपने वो रीड किया है उनके बारे में, तो दैट क्रूड, वेरी फ्यू रिफाइनरीज इन द वर्ल्ड कैन रिफाइन दैट क्रूड। यू नीड टू हैव वेरी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, और वो रिलायंस के पास है। तो रिलायंस probably would be able to buy that Venezuelan crude, or he may get that same discount जो उनको रशिया से मिल रहा था, right? So it need not change that factor. Refining margins, based on everything, I don't think it's going to change that that drastically. And last, एक और point में I would like to put in कि assume कि now the pressure is building on Russia. मैंने कहता हूँ कि pressure, Putin is going to bend to pressure. बट द फैक्ट दैट ही, उनको लग सकता है कि वी आर मे बी लूजिंग सम एलाइज या व्हाटएवर, तो वो कम्स टू टेबल वे अग्रीमेंट हो जाती है यूक्रेन के साथ, देन दैट रशियन ऑयल कम्स बैक इनटू द मार्केट। तो इंडिया कैन ऑलवेज गो बैक एंड पिक अप दैट रशियन ऑयल, या फिर ऑयल प्राइसेस बाय इटसेल्फ विल स्टार्ट कमिंग डाउन, क्योंकि इतना बड़ा सप्लाई वापस मार्केट में आ रहा है, which is also good for India. So on either side, I don't see it as a major negative. I don't see cost going up. I don't see कि Indian oil companies या any of them are going to face any pressure problems. और इतना क्रूड घटा है, अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट कमा रही है और इंडियन ऑयल, इंडियन रिफाइनरीज कमा रही है। हम एंड कंज्यूमर तो अभी भी 103 रुपया ही दे रहे हैं पेट्रोल के भाव पे। वो कुछ चेंज नहीं हुआ, वेदर ऑयल वाज एट 90 और वेदर इट्स एट 62। बिल्कुल ठीक बात है। सर, जो हम गैस इंपोर्ट की भी बात कर रहे थे और न्यूक्लियर एनर्जी के इंपोर्ट की भी बात कर रहे हैं कि भाई हम न्यूक्लियर एनर्जी की टेक्नोलॉजी जो है उसको लेकर हम बड़े टाई अप्स करेंगे, डिफेंस को लेकर हम टाई अप्स करेंगे। उन पर आपको लगता है कि जो हमारी डिफेंस कंपनियां हैं उनके कुछ ऑर्डर फ्लो जो होगा वो थोड़ा सा श्रिंक होगा, या हमारी जो न्यूक्लियर में कुछ अगर बात हो रही है तो ये क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा बनेगा? और जो हम एक दो सेक्टर्स को और मैं उन पे बात करूंगा, पहले सर डिफेंस और न्यूक्लियर एनर्जी पर बता दीजिए। तो डिफेंस पे आई कैन क्लियरली से कि वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। यस, वी मे बाय सम डिफेंस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द यूएस, बट यूएस के साथ और रशिया के साथ जो, अगर आप थोड़ा सा भी, आई हैव बीन रीडिंग, आई मीन आई एम नॉट सेइंग आई एम एन एक्सपर्ट ऑन दिस, बट रशिया क्या करती है जब वो हमारे साथ प्रोडक्ट बनाती है या बेचती है, दे डू अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। यानी कि फ्यूचर में
जो टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स होती है उनको मेंटेन करने की, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग सुखोई जेट, तो जो व्हाट यू नीड फॉर मेंटेनिंग इट, फॉर सेटिंग अप, तो वो सब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करती है, यूएस वो नहीं करती है. So are we saying that we are going to suddenly go and buy everything from USA? No, we are not. Indian companies will continue to make. We've got a lot of technology transfer from Russia. वो सब benefits रहेंगे. I am sure we are to be doing more deals on defense with Russia. Uh, अभी तो सिर्फ क्रूड पे मना किया है, डिफेंस पे तो मना नहीं किया हुआ है, तो आई डोंट थिंक इंडिया इज. एंड ऑनेस्टली अगर पूछे तो इंडिया शुड नॉट गिव अप इट्स रशियन एंगल, क्योंकि रशिया हैज बीन आवर फ्रेंड इन द डिफिकल्ट टाइम्स. यूएसए तभी आ रहा है जब उनको चाहिए कि हम अभी इंडिया के साथ करें, क्योंकि इंडिया इज ग्रोइंग इकोनॉमी. जब हम छोटे थे तो दे वर नॉट सपोर्टिंग अस और हेल्पिंग अस इन एनी विच वे. सो आई डोंट थिंक वी शुड टोटली अबैंडन आवर टाइज विद रशिया, और आई डोंट थिंक मोदी जी वैसे करने वाले भी है. So assume कि it's not going to be कि Indian defense companies will not benefit. अभी आप न्यूक्लियर पावर की बात करें तो yes, I'm sure some setups will happen. कौन आएगा, कैसे आएगा, किस स्ट्रक्चर में आएगा, I don't think गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी मालूम है, या फिर जो भी कंपनी सेटअप करनी है. Probably Adani Group is one of them, but I don't think they also know how exactly it's going to set up. It's too far-fetched to decide from today. So don't waste your time too much on that. All of these negative, I mean, these thoughts of क्या होगा, कैसे होगा, because we are doing a deal with USA, with defense companies. डिफेंस का कंपनीज का एक ही बड़ा मेरे को प्रॉब्लम लगता था, and I'm still holding that view. Valuations are very high. रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है. अगर फॉर वॉट एवर रीजन समथिंग डज नॉट से उनको कुछ रेयर अर्थ चाहिए, एंड वी आर नॉट एबल टू गेट दैट फ्रॉम चाइना, क्योंकि नाउ वी हैव साइन द डील. चाइना आई डोंट नो वो कैसे रिएक्ट करेगी. विल दे बी हैप्पी विद द वे इंडिया साइन द डील? विल दे से हम इंडिया को अभी एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे? तो हाउ डज दैट अफेक्ट कंपनीज इन इंडिया? ऑल दीज रिस्क्स आर ऑलवेज रिमेनिंग. तो वो बेसिस पे आई डोंट थिंक रिस्क रिवॉर्ड डिफेंस में है, बट अदरवाइज आई थिंक डिफेंस कंपनीज इन इंडिया विल कंटिन्यू टू डू वेल, विल कीप ग्रोइंग. वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है. ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है. समीर सर, एनी सेक्टर जो आपको लगता हो कि यहाँ पर बात करना रह गया और ये यूएस से इम्पैक्टेड होने वाला है? आई थिंक एक ही सेक्टर पे बात करना रह गया था, मोरलेस, वो बैंकिंग है, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस. बट वेरी क्लियरली आपके साथ भी काफी टाइम का है, अगर इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज हियर, बैंकिंग हैज टू डू वेल, because if consumption picks up, that is your retail credit. If retail consumption picks up, then capex is required, that is your corporate credit. So मेरे हिसाब से ये एक स्पेस है जहां बहुत बेनिफिट्स रहेंगे ओवर टाइम. लार्ज कंपनी, लार्ज बैंक तो ऑलरेडी आर देयर, अनफॉर्चुनेटली फुल्ली वैल्यूड है, बट काफी सेकंड टियर बैंक्स है जहां पे अभी भी वैल्यू है, ग्रोथ है, और डिपॉजिट. एंड आई विल टेल यू वन थिंग, स्टडी कंपनी जहां डिपॉजिट ग्रोथ अच्छे से आ रही है, बिकॉज एक चीज जो करंट सिचुएशन में हो रही है, वो डिपॉजिट्स नहीं आ रही फॉर द लार्ज बैंक्स, बट एनी बैंक दैट इज एबल टू रेज डिपॉजिट्स, क्योंकि दे आर एबल टू मैनिपुलेट देयर इंटरेस्ट रेट लिटिल हायर, क्योंकि उनकी साइज स्मॉल है, एंड गेट मार्केट शेयर ऑफ द डिपॉजिट्स, विल बी बेनिफैक्टर्स 2 years from today, क्योंकि उनकी सीडी रेशियोज अच्छी रहेगी. एंड that time when they cut interest rates on those slightly higher cost deposits, so you will see a sudden spike in their profitability. ठीक है समीर सर, आज आप हमारे साथ जुड़े इंपॉर्टेंट डे पर. सर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए और थोड़ा टाइम एक्सटेंशन भी देने के लिए. थैंक यू सो मच. No problem, Vivek. Thank you very much for having me on the show. थैंक यू सर, माय प्लेजर सर. अब हमारे साथ वरुण एन जोशी जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर हैं गोल्फी के. वरुण जी, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग विवेक जी. वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए इतने शॉर्ट नोटिस पर. थोड़ा आज अंशुल जी आज किसी वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं. ये बताएं कि वरुण भाई, निफ्टी की जो रेंज है अब 700 पॉइंट निफ्टी, 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी, अभी कोई रेंज बची है आज के लिए या हो गया आज? मतलब अब वीकली और मंथली पे देखना शुरू करें, डेली वाला सब खत्म हो गया? जी, सबसे पहले गुड मॉर्निंग विवेक जी, हमारे सभी व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग, आपकी टीम को भी गुड मॉर्निंग. विवेक जी देखिए, शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे दर्शकों के साथ जुड़ना अच्छा लगता है, तो आप जब भी बुलाएंगे हम आ जाएंगे. और आज रही बात ट्रेड डील की, तो देखिए विवेक जी, एक कहावत है
समय समय बलवाने नहीं इंसान। तो 2 दिन पहले हम एसटीटी को बढ़ाया, उसका गम मना रहे थे। आज अचानक से एकदम से ट्रेड डील आ गई और आज हम देखिए 800 पॉइंट ऊपर है, 700 पॉइंट ऊपर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो डेली वाला जो आपने बताया वो एंगल अभी तो खत्म नहीं हो रहा है, बट आपका जैसे ओपन हुआ निफ्टी करीबन 26,300 के आसपास था। भले एक टिक था बट वहां पर एक ओपन हुआ था और वहां से एक रिट्रेसमेंट आया 25,800। एक बड़ा सा एक इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा अब क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 25,800 850 के ऊपर हम आते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा एक डाउन ट्रेंड जो था वो खत्म हो जाएगा और यहाँ से एक रिकवरी आनी शुरू हो जाएगी, वो हमें एक कॉन्फिडेंस देता है। दूसरी बात आप देखेंगे तो 25,350 से लेके 25,500 का एक जोन था, उसके ऊपर गैप अप ओपन होना, इट मीन्स काफी शॉर्ट जो थे वहां पर फंसे हैं और वो शॉर्ट कवरिंग धीरे धीरे आएगी। वो शॉर्ट कवरिंग आप देखेंगे तो सेकंड हाफ में भी आ सकती है या अभी भी आ सकती है और वहां पर मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर 26,000 पर हम क्लोज आ जाते हैं तो यहाँ पर काफी बड़ा एक पॉजिटिव साइन माना जाएगा। बट अगर आप याद करें 15 डेज पहले जब हमने ब्रेकडाउन शुरू किया था तो यही रेंज था जब मार्केट यहाँ पर अटक रहा था और फिर हम 24,600 का एक जर्नी करके आए हैं। तो मोटा मोटी एक रेंज में है अभी भी, और अभी भी हम रेंज के बाहर नहीं निकले इतने बड़े पॉजिटिव न्यूज आने के बाद। बट लोअर लेवल्स पर एक सेलिंग प्रेशर था और यहाँ से जो मूविंग एवरेजेस जो अलाइन होती है या फिर जो भी ट्रेड सेटल होते हैं उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है मार्केट को। तो यहाँ पर एक अच्छे जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, बट आई वुड बी वॉचिंग 25,800 एट क्लोजिंग बेसिस। वहां पर आता है तो डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है। नीचे के साइड पर अगर 25,500 के अगर नीचे हम क्लोज आते हैं आज के दिन में कोई भी रीजन की वजह से, तो ये पूरा जो ओपन था और ट्रेड डील का जो भी हमें पॉजिटिविटी मिला था वो कहीं ना कहीं हम गवाते हुए लग रहा है।